तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म में कि फॉर ए पोलर रिएक्शन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड पोलर रिएक्शन, फर्स्ट थिंग, राइट? तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड पोलर? मतलब कहने का सेंस है जिसमें चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व हो, राइट? और जिसमें ज़्यादा चार्ज पार्टिकल रहेगा कंप्लीट 1 यूनिट तो हाईली पोलर रिएक्शन रहेगा। ये थर्ड है ना। और जिसमें डेल प्लस डेल माइनस जैसा रहेगा चार्ज पार्टिकल तो उसको लेस पोलर बोलेंगे, और जिसमें वो भी नहीं रहेगा तो उसको नॉन पोलर बोलेंगे। एग्री? ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। जिसमें ज़्यादा चार्ज पार्टिकल मतलब 1 यूनिट कंप्लीट पॉजिटिव या निगेटिव तो हाईली पोलर रिएक्शन हुआ। जिसमें डेल प्लस डेल माइनस तो क्या रहेगा? लेस पोलर हुआ। और जिसमें ना वो भी नहीं रहा लाइक फ्री रेडिकल तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर, राइट? और जैसा रिएक्शन का नेचर वैसा ही सॉल्वेंट का सिलेक्शन, राइट? वजह रिएक्शन पार्टिकल को तो सॉल्वेंट में घुलना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, राइट? तो लाइक डिजॉल्व लाइक। तो एक ऐसे ही जस्ट एक नॉन पोलर रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए एवरीवन, फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? इलेक्ट्रॉन रिच। अब फ्री रेडिकल को लेकर काम करते हैं तो कंप्लीट एरो लेके चलेंगे या हाफ एरो? और किसी भी न्यूट्रल पार्टी किसी भी न्यूट्रल सबस्ट्रेट पे रेडिकल अटैक करेगा तो रेडिकल प्रोड्यूस होगा, राइट? तो इस पूरे रिएक्शन को आप कैसा रिएक्शन बोलिएगा, पोलर या नॉन पोलर? देन एवब रिएक्शन, इसका मतलब है कि नॉन पोलर रिएक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हेलोजनेशन ऑफ अल्केन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, राइट? नॉन पोलर reaction is nothing it is just a free radical reaction, correct? यहाँ तक आइए। इसका मतलब है कि which type of solvent a non polar solvent are suitable for this type of reaction. ठीक है ना? क्लियर है एवरीवन? इस स्टेप को आप समझ पाए? आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है? ऐसा लग रहा होगा। दे नहीं रहा है भाई, ले रहा है। कितना कहावत तो इसमें बताए थे। पहला तो लाइन, व्हेनेवर वी वर्क विथ अल्कीन सर्च इलेक्ट्रोफाइल, राइट? तो आप अल्कीन को लेकर काम किए हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीका होता है, इसका मतलब है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर अटैक किया बट इसे दिया नहीं, इसके साथ बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट फुलफिल किया, राइट? तो यहाँ
यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ है और एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अब इसके साथ बॉन्ड बनाया है, करेक्ट ना? चलिए अब लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप में से एनीवन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनेशन बता सकते हैं, जो हर जगह पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी से लेकर जनवरी तक मैं वही डिफिनेशन बोलते रहूँगा। एक तो बहुत बढ़िया है कि सर वर्ड से ही पता चल रहा है। यस, एक तो है कॉमन बात कि सर वन ऑफ द ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप, राइट? कोई एक ग्रुप के बदले दूसरा ग्रुप आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके बदले कोई दूसरा आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ से काम नहीं चलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफरेंस अब यहाँ से बहुत डेप्थ का मैकेनिज्म शुरू होने वाला है। In all substitution reaction, one old sigma bond, सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं एवरीवन, and a new sigma bond is formed. आज सुबह का आईनी का क्वेश्चन बन गया था, एक ही क्वेश्चन तो आप लोग के लिए छोड़े थे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बना है या नहीं बना है? बढ़िया क्वेश्चन है वेदांत, फिर से ट्राई कीजिएगा। इन ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन ओल्ड सिग्मा बॉन्ड। आप लोग फंस जाते हैं, जो छोड़ते हैं वो एक्चुअली अच्छा वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप ट्राई कीजिए। आसान वाला मैं बना देता हूँ। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको लेंगे। नहीं, आप जानबूझ के टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। टफ क्वेश्चन अगर मैं ही फटाक से सॉल्व कर दूंगा तो आपका दिमाग ही आप लोग का ओपन नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेप में मैं स्टक कर गया, राइट? सबसे पहले तो एग्जाम में आपको बैठना है ना, तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इन ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड ए न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन one atom or group substituted by coming atom or group। ठीक है एवरीवन? देखिए ओनली 61 पार्टिसिपेंट हैं और सबसे ख़राब बात है कि जो नहीं ज्वाइन करते हैं वो या तो मेरे साथ मजाक करना चाहते हैं या खुद के साथ मजाक करना चाह रहे हैं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट टर्म इतना जल्दी अनाउंस हो गया है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो आपको कोऑपरेट ही कर सकता हूँ। अब नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आगे रिएक्शन ही समझ में नहीं आएगा, कैसे उनको समझाएं कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए
इन ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हुआ क्या कि वन एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय कमिंग एटम और ग्रुप, मतलब कोई जाएगा तो कोई आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप का। आप लोग जानते हैं हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? नहीं भाई, ऐसे थोड़ा वो जान पढ़ाया था मैं, SN1 SN2 समथिंग लाइक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले ऐसे डिवाइड कीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या डिफिनेशन रहेगा? इफ न्यूक्लियोफाइल, यस, इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, मतलब कार्बन, यहाँ देखिए अब यहाँ पे भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। मैंने बोला इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, करेक्ट। मैंने ये नहीं बोला कि न्यूक्लियोफाइल ही पहले जाएगा, हो सकता है कि पहले H प्लस चला जाए। चीज़ों को समझना है एवरीवन। इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि H प्लस पहले चला जाए और वो जाकर ऑक्सीजन बैठ जाए, दूसरा पार्टिकल पहले जा सकता है, बट कार्बन पे जो इवेंट होगा वो क्या हो रहा है वो देखना है। पहले कोई पार्टिकल ABCD कोई भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, मुझे उसमें लुक आउट नहीं है। कार्बन पे जो अगर इवेंट स्टार्ट हुआ तो कार्बन पे क्या पहले स्टार्ट हुआ है, तो कार्बन को देखना है कि कार्बन पे फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है। बाकी दूसरे एलिमेंट पे क्या हो रहा है फर्स्ट टाइम, उसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम ही नहीं रहेगा, राइट। एटलीस्ट न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक तो नाम नहीं रहेगा। इसलिए आपको ABCD पे देखना है या कार्बन पे फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है वो देखना है। ये नहीं कि सर H प्लस तो पहले चला गया, तो भाई H प्लस पहले चला गया, हो सकता है जाके ऑक्सीजन पे बैठ गया तो एसिड बन गया है, तो ये थोड़े बन गया एसिड रिएक्शन, राइट। दैट्स वाई आपको मैंने क्या लिखा, मैं टर्म लिख रहा हूँ इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट। तो न्यूक्लियोफाइल का बात तो तभी होगा ना जब कार्बन पे कोई इवेंट स्टार्ट होगा, राइट। इसलिए यहाँ इस टर्म में ये नहीं है कि पहले कौन जा रहा है, हो सकता है इट माइट भी H प्लस एज ए कैटलिस्ट बन के चला गया और ऑक्सीजन पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो कोई पहले जा रहा है बाद में जा रहा है, नहीं, कार्बन पे फर्स्ट टाइम जो होगा वो हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ओके। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट then it is called nucleophilic substitution reaction। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या बोलिएगा? यस, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। हाँ, आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ नाम बता सकते हैं? वेरी गुड, ये बहुत फेमस है SN1 SN2 नहीं, बट जो कम फेमस है
वो ज़्यादा जगह अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल सीस ट्रांस ज़्यादा हेल्प करता है या ई एंड जेड। तो SN1 SN2 SN पढ़िए इसको, SNTH। और भाई एक जब अल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे सफ़र, तो जितना भी आपका रिएक्शन पढ़ना है उसका 40% रिएक्शन में यही मैकेनिज्म है, और हम लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं कि SNTH हो रहा था। SNI, ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब पूरा जितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज़ करने वाला हूँ मैं, सबका नाम ही बता दिया मैंने आपको। SN1 SN, हम लोग को इन सबसे मुलाकात होगा। ये भी आपका लुकआउट नहीं कि SN1 बोलते किसको हैं। SN1 SN2 SNTH SNI। और कोई नाम बताइए। बोल देखिए तो क्या है, पढ़िए। तो एसन का मतलब सर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, पढ़ते ऐसे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं एसन, राइट। और AR का मतलब एरोमेटिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट। इसका मतलब मोटा मोटी हम लोग को इतना मिलने वाला है, एक आध एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट 99% केस में इतना से ही मेरा काम चल जाएगा। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 SNTH SNI SNAR। इतना का ही हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब इसका आइसोमेरिज्म का पार्ट भी कवर करना है कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब किस तरफ से अटैक करता है। अगर अटैक करेगा तो उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना ज़्यादा बनेगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, यही तो है आइसोमर, राइट। तो समटाइम्स फार्मूला सेम रहेगा बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेगा, वजह क्या रहेगा? आइसोमरिज्म पार्ट, राइट। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ देखिएगा। मोस्टली स्टूडेंट ये एरोमेटिक सिस्टम खास करके बेंजीन में मिलेगा। कहाँ मिलने वाला है? मोस्टली एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम बोल देते हैं, बोले क्या लिखा जाए? ये जो लिखा हुआ था उसके वजह से भी एक ऑब्जेक्टिव आ गया है, एग्जैक्टली इसका नाम देखो क्या लिखा है। AC का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहाँ पे? AR, या कहीं कहीं पे SEAR भी लिखा रहेगा। तो कैसे मैंने लिखा है? SNAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, वैसे ही ACR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम। और समटाइम्स कहीं कहीं पे ऐसा भी दिखेगा ARAC, तो आप लोग समझ जाएंगे ना। AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक सिस्टम और AC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एटलीस्ट यस। अभी आपका ये लुकआउट नहीं है कि सर 1 स्टैंड फॉर व्हाट एंड 2 स्टैंड फॉर व्हाट, करेक्ट। बस नाम जानिए कितना कुछ हम लोग को पढ़ना है। SN1 SN2 SNTH SNI SNAR। SNI का फुल फॉर्म होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एटलीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में इसका जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है, स्टार्ट नहीं किया हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
बोलिए, यहाँ से यहाँ आए, आपने क्या ऑब्जर्व किया जरा बताइए तो। क्या मेरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? सर एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, मतलब सब्स्टिट्यूशन एक तो पक्का है। नेक्स्ट, Cl substituted by OH, Cl substituted by OH। तो एक्वस KOH का मतलब होता है मेरे पास OH माइनस है। तो बस अभी क्यों हुआ है ये मेरा लुकआउट नहीं है। एक्वस यहाँ पे एक्वस KOH लिए हैं तो ये OH माइनस यहाँ पे आकर इस कार्बन पे आ रहा है। तो भाई इस कार्बन पे आएगा, इसका ऑलरेडी वैलेंसी 4 वैलेंसी फुलफिल है, तो क्या इसके साथ अटैच होगा? तो इसको जाना पड़ रहा है। इसका मतलब जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो मेरा कार्बन है, और कार्बन पे सबसे पहले कौन आकर अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाट दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लीजिए। जस्ट एक मैं डेमो दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों इसको बोले हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक के लिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, Cl2 FeCl3 इसका मतलब होता है Cl प्लस, बस इतना ही जानिए अभी। Cl2 FeCl3 का मतलब Cl प्लस। तो Cl प्लस, तो यहाँ से मान लेते हैं पाई क्लाउड पे अटैक किया, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, राइट? तो सर ये कैसे देगा? तो एटॉमिसिटी लॉस हो जाएगा, तो अभी आपका लुकआउट नहीं है। लॉस होगा तो फिर से रिगेन हो जाता है। इसका मतलब है कि बेंजीन यहाँ से आकर इसने रिएक्शन किया और H प्लस को यहाँ से आउट कर दिया, तो सर H प्लस कहाँ जाएगा? तो एक्चुअली Cl2 FeCl3 का मतलब है कि ये FeCl3 Cl2 को ब्रेक करता है Cl प्लस और Cl माइनस में। FeCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये तो कैटलिस्ट है तो कंज्यूम तो होगा नहीं, तो इसने सिर्फ क्या किया? Cl2 को Cl प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ से Cl प्लस आकर यहाँ से H प्लस को रिलीज कर रहा है। किसको रिलीज कर रहा है? H प्लस, और यहाँ का H प्लस यहाँ का Cl माइनस के साथ क्या बन जाएगा? HCl। तो भाई यहाँ पे वन ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, कि न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, करेक्ट? तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट विच वन अटैक फर्स्ट? Cl प्लस। और कहाँ पे? ऑब्वियसली इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आया और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जहाँ पे तक मेरा एक्सपीरियंस है कि 95% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग को एरोमेटिक सिस्टम में ही देखने को मिलेगा, करेक्ट? इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डेडिकेटेड टू व्हाट? बेंजीन। इसका बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है? अब हेडिंग बनाइए, कौन सा? अभी इसका मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ किया हूँ निरंजन, आपको क्या लगता है ये मैकेनिज्म पूरा है? जस्ट मैंने बोला कि सबसे पहले इस पे आया है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ और यहाँ पे पाई क्लाउड है, तो बस इंट्रैक्शन हुआ। ये मैंने मैकेनिज्म ड्रॉ ही नहीं किया, इसका पढ़ाएंगे, ठीक है? जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम बोल रहे हैं या एलिफैटिक सिस्टम बोल रहे हैं? इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ ओपन चेन सिस्टम, ये मान के चलिए मोटा मोटी। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
इससे पहले तक अगर कुछ नहीं समझे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हर एक बात को गौर से सुनिएगा। आज के बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अदर देन एरोमेटिक सिस्टम, जितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अदर देन एरोमेटिक सिस्टम, ये बात सिर्फ आपके 11-12 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आगे जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, उन सब में यही ये इक्वेशन होता है। इक्वेशन फर्स्ट यही आफ्टर ऑल होना है, ओवरऑल यही होना है। सर क्या होना है? एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? तो ओवरऑल क्या हुआ है, जो हुआ है उसको बताइए। तो सर कोई जा रहा है, राइट? इसको लिखवाएंगे। और जो जा रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है या लेकर गया है? लेकर गया है। तो आज के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी ग्रुप, जाने वाले ग्रुप को, जो जाएगा, कोई एक आएगा तो एक जाएगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? सर Ni माइनस कमिंग ग्रुप है और L जाने वाला ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने वाले ग्रुप को आज के बाद बोलेंगे लिविंग ग्रुप। बोलिए क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। और आज के बाद जो भी जिसका नाम लिविंग ग्रुप बोलेंगे, लिविंग ग्रुप ऑलवेज गोज विथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, तभी उसका नाम लिविंग ग्रुप बोलेंगे। करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब है कि क्या बोले? यस, यहाँ पे न्यूक्लियो आज के बाद इन ऑल मैं लिखवाऊंगा, इन ऑल, पहले समझिए इसको। आज इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो ही चीज होता है, ओनली यहाँ से यहाँ तक। कोई पूछेगा यहाँ से यहाँ तक कितना बात हुआ, इस रिएक्शन को देखना है कैसे हो रहा है, छोड़ दीजिए, मैं आपसे जो आइडिया ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में कितना बात हुआ। तो आप यही बोलेंगे ना सर दो ही बात तो हुआ, कार्बन और लिविंग इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट? भाई दो ही बात हुआ ना आफ्टर ऑल, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ और R और Nu के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसका मतलब है इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली टू थिंग हैपन। कौन कौन सा? फर्स्ट, देर इज बॉन्ड ब्रेकेज बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, एंड सेकेंड, देर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। इज इट राइट? दो ही बात हो रहा है। और और जाने वाला ग्रुप को क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप ऑलवेज गोज विदाउट बॉन्ड पेयर या along with बॉन्ड पेयर। लिविंग ग्रुप ऑलवेज गोज along with बॉन्ड पेयर, मतलब ये बॉन्ड पेयर लेकर जाएगा, छोड़कर नहीं जाएगा। करेक्ट? और कमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कम विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वो ऑलवेज अपने साथ, तभी तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट? तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कम्स विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो उसमें इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर भी तो आ रहा है। तो इस कार्बन को आफ्टर ऑल क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके वजह से इसको लॉस हो गया था और इसके वजह से इसको एक प्रॉफिट होगा, राइट? करेक्ट। अब बताइए कि आफ्टर ऑल होना क्या है? तो सर आफ्टर ऑल ओनली टू थिंग्स हैपन इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितना भी मैंने नाम लिखा था ना, SN1, SN2, SNTH और SNI तक, दो ही बात होना है, SNAR में नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए लिखा हूँ। तो ओनली टू थिंग्स हैपन। तो ये दो इवेंट का होने का तरीका क्या हो सकता है? क्या इवेंट हो रहा है? दो इवेंट हो रहा है। कौन कौन सा? कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होना और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्म होना। ये दो बात कितने तरीके से हो सकता है? जितना तरीका आप बोलिएगा उसी को मैं मैकेनिज्म बनाने वाला हूँ, अब आपकी मर्जी है। तो सर फर्स्ट तरीका ये हो सकता है कि लिविंग ग्रुप पहले चला जाए और न्यूक्लियोफाइल बाद में आए। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि लिविंग ग्रुप पहले चला गया, राइट, और न्यूक्लियोफाइल बाद में आए। तो लिविंग ग्रुप अगर पहले चला जाएगा तो लिविंग ग्रुप तो अपने साथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो उस केस में
ए पहले अगर जाएगा तो क्या बनेगा, आर प्लस। आर प्लस मतलब कार्बोकटायन, तो वही मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा, करेक्ट। और उसी का नाम देने वाला हूँ SN1। कौन सा वन, SN1। दूसरा क्या हो सकता है कि सर लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ, लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना, जितना जितना बॉन्ड टूटते रहेगा उतना उतना बॉन्ड बनाते रहेगा। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं 2 पार्शियल सिंगल बॉन्ड इक्वल टू 1 कंप्लीट बॉन्ड, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी तो होता है, 0.5 + 0.5 इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि लिविंग ग्रुप का आना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साथ साथ, उसी का नाम दे देंगे SN2 आगे चलकर। थर्ड क्या हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले आ जाएगा और लिविंग ग्रुप बाद में जाएगा, उसका नाम देने वाला है SNTH। SN3 नहीं होता है भाई, SNTH, SNTH। यस, इसका मतलब है कि कितना तरीके से, ओनली 2 ही बात होना है। ये 2 बात होने का कितना तरीका, 3 तरीका है। कैसे, क्या क्या, पहले लिविंग ग्रुप चला जाए और न्यूक्लियोफाइल बाद में आए, इसका नाम SN1 दे देंगे। दूसरा, इसका न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप को जाना साथ साथ, इसको SN2 दे देंगे। थर्ड तरीका क्या हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले आ जाए और लिविंग ग्रुप बाद में जाए, इसको बोल देंगे SNTH, जो मैंने अभी तक सोचा है, ठीक है। तो लिखिए, पहला पॉइंट बनाइएगा। From this equation it is very clear that, from equation first it is very clear that, from equation first it is very clear that in all nucleophilic aliphatic substitution reaction, in all nucleophilic aliphatic substitution reaction, leaving group goes, in all nucleophilic aliphatic substitution reaction, leaving group goes away, leaving group goes away along with, leaving group goes away along with Cl bond pair of electron, Cl, यहां देखिएगा, समझ रहे हैं ना, Cl बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक मिनट रुकिए, इसका मतलब यहां से एक बात तो पक्का क्लियर हो गया, क्योंकि इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये होगा ना कि सर पहचाने कैसे कि होगा कि नहीं होगा। तो भाई अगर किसी में, इसका मतलब है कि इस टाइप का रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप होना पड़ेगा, इज इट राइट। अब यहाँ पे एक नया बात शुरू हो गया कि तो सर लिविंग ग्रुप कौन कौन होता है, तो एक पूरा क्लास लिविंग ग्रुप को पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन लिविंग ग्रुप हो सकता है और कौन लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता है और कौन बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप लिविंग ग्रुप बनता है, राइट। मतलब यहाँ पे इसका मतलब लिविंग ग्रुप रहना चाहिए, और कौन कौन लिविंग ग्रुप रहेगा उसको एक लिस्ट बना लेंगे, और उसमें से भी सबसे बढ़िया भागने वाला लिविंग ग्रुप जो रहेगा उसको सुपर लिविंग ग्रुप बोल देंगे। वेटिंग फॉर व्हाट, कि जस्ट थोड़ा भी हीट मिले वहाँ से आउट हो जाए, करेक्ट। इसका मतलब इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिविंग ग्रुप गोज अवे अलोंग विथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये जो L है वो L- बन के जाएगा, करेक्ट। इज इट कंपल्सरी ऑलवेज L- बन के जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, नहीं नहीं भी जा सकता है सर। यहाँ पे पहले से अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है कि लिविंग ग्रुप बनने से पहले उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जाने से पहले उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो जाएगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट, जाने के बाद। चलिए लिखिए, एंड न्यूक्लियोफाइल कम्स विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियोफाइल कम्स विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and nucleophile comes with a pair of electron, comma, after all only 2 things happen,
आफ्टर ऑल ओनली टू थिंग्स हैपन. आफ्टर ऑल ओनली टू थिंग्स हैपन. फर्स्ट, breakage of Cl bond. L stands for living group, right? Yes. And second, formation of कौन सा बॉन्ड? CNU बॉन्ड. मतलब इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही दो बात होना है, और ये दो बात होने का जितना तरीका रहेगा वही मेरा मैकेनिज्म रहेगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कितना आसान था. चलिए, यहाँ पे राकेश सर हैं. मैम का बायो का क्लास ख़त्म हो गया है. चलिए अब फर्स्ट लिखिएगा. लिविंग ग्रुप बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, लेके जाता है. Good है. लाइफ में अब नहीं बोलना है, लेकर जाएगा. राइट? Yes. अब उसमें आज दो ही बात होना है ना. फर्स्ट ब्रेकेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड. ये दो बात होने का कितना तरीका हो सकता है सर? तीन तरीका हो सकता है. कौन कौन से सर बोलिए तो? पहले लिविंग ग्रुप चला जाए और कमिंग ग्रुप बाद में आए, मतलब न्यूक्लियोफाइल बाद में आए. राइट? सेकेंड, लिविंग ग्रुप का जाना और कमिंग ग्रुप का आना साथ साथ, मतलब हम साथ साथ हैं. राइट? बोथ प्रोसेस आर साइमल्टेनियस. थर्ड, न्यूक्लियोफाइल पहले आ जाए और लिविंग ग्रुप बाद में जाए. और ये तीन बस, तो सर ये बस वाली तीन ही बात तो है, बहुत छोटा था. तो हर बात में दो तीन क्लास. राइट? इतना बड़ा है. फर्स्ट लिखिए. डायरेक्ट हेडिंग ही बनाता हूँ. SN1. करेक्ट ना? लिखिए. हाँ, ये नीलांजन ना ही क्लास 11 का है ना ही 12 का है. कैसे मैं बता रहा हूँ. मान लेते हैं कि एक्चुअली अगर मुझसे पूछेगा तो ये प्योर क्लास 12 का है, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा SN1 आता है वो है हेलोजन डेरिवेटिव, जो आपका फर्स्ट टर्म में है. मुझसे ऐसे पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ का है सर, तो क्लास 12 का है. लास्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं हाइपोटेंशन कहाँ का है? लीजिए, तो एक काम कीजिए, 12th में पढ़ा था हाइपोटेंशन छोड़कर पढ़िए 12th. रिएक्शन आगे समझ में आएगा या नहीं आएगा देख लीजिएगा. बिल्कुल नहीं आएगा. इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डिबेट ही खत्म कर देना चाहिए कहाँ का है. इसलिए हर जगह एक दूसरे से मिक्स है. ओके? एक नहीं, प्योर क्लास. अगर SN1 बोलिएगा कि सर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो आपका हेलोजन डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा होगा, जो फर्स्ट टर्म में आने वाला है. ठीक है? लिखिए. तो हम लोग का तीन तरीका है ना. पहले केस फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट ब्रेकेज ऑफ भाई आप DK सिन का ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, राकेश सर तो एक माध्यम है कि बहुत डेप्थ का चीज़ पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ब्रेकेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड. हो गया ना? Yes, sir. और जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि कोई किसी भी रिएक्शन में, यहाँ देखिए A + B
कन्वर्टेड इनटू सी और ए कन्वर्टेड इनटू बी प्लस बी प्लस सी कन्वर्टेड इनटू डी, ऐसा दो रिएक्शन है, इसको लिखना नहीं है, करेक्ट। और ओवरऑल ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद कौन आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था। ऐड करते हैं तो ए प्लस सी कन्वर्टेड इनटू डी। नेट रिएक्शन में आपको कौन नज़र नहीं आ रहा है, बी, लेकिन बी तो बना था। तो वैसा कोई भी पार्टिकल जो नेट रिएक्शन में नज़र नहीं आ रहा है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बना है कुछ पल के लिए, जिसको हम लोग आइसोलेट करके इमेजिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। एंड हाउ मेनी इंटरमीडिएट वी हैव, 1। तो एक जनरल थॉट है न्यू बैच का स्टूडेंट, ओल्ड बैच वाले तो बहुत अच्छे से जानते रहे इस बात को, कि अगर 1 इंटरमीडिएट बनता है तो 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, राइट। और 2 इंटरमीडिएट होता है तो 3 स्टेप का रिएक्शन होता है, करेक्ट ना। इसका मतलब जितना इंटरमीडिएट उससे एक ज़्यादा स्टेप रिएक्शन का। तो सर इफ़ देयर इज नो इंटरमीडिएट, तो अगर इफ़ देयर इज नो इंटरमीडिएट तो रिएक्शन इज ओनली 1 स्टेप। और वैसा कोई भी रिएक्शन जो सिर्फ ओनली 1 स्टेप में कवर हो जाए उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, राइट। और जो नहीं जानते हैं वो यस हाँ हाँ बोलते रहिए, ये अच्छा आज नया बात सीखे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में पक्का सीखिएगा, पूरा एक क्लास ये पढ़ाते रहूँगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें आज के बाद वैसा कोई भी रिएक्शन जो ओनली 1 स्टेप में कवर हो जाए उसको बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन वैसा कोई भी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कवर होता है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट। ओके। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, कार्बानायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, ऑल दीज आर इंटरमीडिएट। तो सर फिर उसमें एक और चीज़ यूज होता है, ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा बहुत फेवरेट टर्म है रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो जिसपे डेल प्लस और डेल माइनस दिखेगा उसको ट्रांजिशन स्टेट में काउंट करेंगे, और जिसपे कंप्लीट प्लस, कंप्लीट माइनस, फ्री रेडिकल, इन सबको क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इतना से तो अभी काम चल जाएगा, बाद में और देखा जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये है मेरा नेट रिएक्शन, दिस इज माय नेट रिएक्शन, करेक्ट ना। इसमें पहले क्या होना है बोलिए, पहले न्यूक्लियोफाइल पहले ही स्टेप में आएगा या बाद में आएगा, बाद में। और जाने तो फर्स्ट कौन जाएगा, लिविंग ग्रुप, राइट। ओके, इसका मतलब है कि ओके एवरीवन, दिस पाथ अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप, 2 स्टेप। और ओवरऑल यहाँ देखिए तो इस नेट रिएक्शन में R प्लस आपको नजर आ रहा है, नेट रिएक्शन में कहाँ पे R प्लस है, इसका मतलब R प्लस क्या है, R प्लस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट। और वैसा कोई भी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में होता है तो हर स्टेप का डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, हर स्टेप का क्या रहेगा, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर फिर नेट रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कंट्रोल करता है जो सबसे स्लोएस्ट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, वेरी गुड, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इस पर कहानी सुनाए होंगे, याद है, क्रिकेट टीम वाला। इसका मतलब है कि इसका मतलब यहाँ पे 2 स्टेप है, अच्छा बताइए, इसका मतलब वैसा कोई भी नेट रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कवर हो रहा है उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप रहेगा वही एक्चुअल में रेट लॉ एक्सप्रेशन उसी को देखकर लिखेंगे, और वो स्टेप ही पूरे रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, करेक्ट। और ये जो हम लोग, इसका मतलब है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, रिएक्शन को तोड़कर पढ़ना,
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ में हो रहा है उसको जो हम लोग तोड़ कर देख रहे हैं। ओके एवरीवन, तो रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन सेकेंड में आपको क्या लगता है कौन सा स्टेप फास्ट होना चाहिए, कौन सा स्लो होना चाहिए? जस्ट योर इंट्यूशन। आपको लगता है कि सर, आपको नहीं लगा कि सेकेंड में थोड़ा सा एसिड और बेस का फ्लेवर आ गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन टुगेदर, राइट? इसका मतलब एफ थोड़ा फास्ट रहेगा। इसमें क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, स्लो रहेगा। इसका मतलब व्हिच स्टेप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग होल रिएक्शन? तो अभी के लिए यही जानिए, स्लोएस्ट स्टेप कंट्रोल ओवरऑल रिएक्शन। इसका मतलब इन दोनों में से आरडीएस कौन होगा, ये स्टेप होगा। और आरडीएस का फुल फॉर्म आरडीएक्स नहीं, आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके, लिखिए। अब 1 मिनट और रुकिएगा। तो भाई आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए इस पर तो कंप्लीट कम से 2 to 3 आवर में बात कर सकता हूँ, इतना इसको कुछ पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सारा बात एक जगह नहीं बोलूँगा। आर प्लस और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा देन एक्टिवेशन है जी। इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम इसका तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो भी नाम देने वाले हैं, और यहाँ पे है इंटरमीडिएट आर प्लस, और कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेप्ट एरोमेटिक कैटायन और अनायन वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज फॉर बेटर स्टेबिलिटी। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को कम करने के लिए इसको क्या मिलना चाहिए सर? इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर लगा दें तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, अपना चार्ज के अमाउंट को कम करना। और इसका चार्ज का अमाउंट कम किससे होगा, एक्सेप्टर लगा देंगे तब कम होगा या डोनर से कम होगा? इसका मतलब आर प्लस के अंदर किस टाइप का ग्रुप रहेगा जो इसको स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम का ग्रुप या माइनस एम? सर प्लस एम, राइट? प्लस एम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। इसका मतलब प्लस एम टाइप का ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इस टाइप के मैकेनिज्म को एक्सेलरेट करेगा, मतलब SN1 को फास्ट करेगा, राइट? इस टाइप का मैकेनिज्म का नाम होने वाला है SN1। और एक्सेप्टर सर डी एक्सेलरेट करेगा, SN1 को स्लो करेगा। वजह सर इसके अंदर एक्सेप्टर लगा रहेगा, मेरा इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, तो एक्सेप्टर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और एक्सेप्टर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट को और ज़्यादा करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा मतलब उसका स्टेबिलिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो इंटरमीडिएट और एनर्जी प्रोफाइल पे ऊपर जाएगा। एनर्जी प्रोफाइल पे ऊपर जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो पाथ बड़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट रहेगा या स्लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब इतने सारे बातें हम लोग को पढ़ना है, राइट? लिखिए, when we look on this pathway, वैलेंसी रूल मतलब ऑक्टेट, यहाँ पे लिखिएगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। when we look on this pathway, वैलेंसी रूल is not disobey. Valency rule is not disobey, comma, from this pathway it is very clear that it occurs in two steps. First step is ionization of substrate, इसको बोलते हैं substrate. First step is ionization of substrate, produce carbocation as intermediate. First step is ionization of substrate, produce carbocation as intermediate. First step is ionization of substrate. First step is ionization of substrate. आयनाइज कर रहा है ना, टूट रहा है, राइट?
आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूसिंग कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट, and second step step carbocation and nucleophile combine together, giving product. एक और पॉइंट लिखिए, ये सब की पॉइंट रहेगा। फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। इन दिस पाथवे फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में या केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ देखिएगा, तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलवेज रेट लॉ, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है? फास्ट स्टेप को या स्लो स्टेप? स्लो स्टेप। तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलवेज आरडीएस को देखकर लिखते हैं। तो क्या है, बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट के अलावा और कोई पार्टिकल था क्या? न्यूक्लियोफाइल था साथ में? नहीं था, राइट। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? के सबस्ट्रेट के पावर यहाँ पे 1। बाद में क्लास 12th का स्टूडेंट आगे चलकर इसी 1 को और फर्स्ट स्टेप यहाँ देखिएगा, ओवरऑल रिएक्शन नेट रिएक्शन था जो 2 स्टेप में हुआ है। तो नेट रिएक्शन को जो हम लोग स्टेप में तोड़कर जो देखते हैं, तो जो टूटा हुआ स्टेप है, स्टेप रिएक्शन स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, ऑल दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। ऑल दे आर कॉल्ड व्हाट? एलिमेंट्री स्टेप, करेक्ट। तो एलिमेंट्री स्टेप को देखकर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, एलिमेंट्री स्टेप को देखकर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन ओवरऑल रिएक्शन को देख के लिखेंगे या एलिमेंट्री स्टेप? एलिमेंट्री स्टेप में पता चलेगा ना कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो उस स्टेप में जो इसके पावर आएगा उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका पावर कितना है? 1, करेक्ट। नेक्स्ट, इसका मतलब पहला तो ये हो गया कि इस पाथवे का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, तो क्या रहेगा? 1। और यहाँ पे जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें अब एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए स्टूडेंट, ए कन्वर्टेड इनटू बी, इसको लिखना नहीं है। कोई ऐसा भी तो रिएक्शन होता होगा जिसमें एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल ही आपस में कोलाइड करेगा तब बी बनेगा। तो वैसा कोई भी एलिमेंट्री स्टेप जिसमें सिंगल पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्रोडक्ट, सिंगल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कोई एक यूरेनियम है या कोई भी एक पार्टिकल है जो खुद से स्प्लिट करके 2 प्रोडक्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट हीट किए, उसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जोड़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं चलो साथ साथ ब्रेक होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो अकेले टूट सकता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। इसका मतलब इसको ऐसे मानिए, अगर कोई भी वैसा एलिमेंट्री स्टेप जिसमें सिंगल पार्टिकल, 1 पार्टिकल तो आप 1.5 बोल नहीं सकते हैं, ऐसा बोलिएगा 1.5 मॉलिक्यूल। जब भी बोलेंगे तो 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, 1.75 मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूल जब भी रहेगा इंटीग्रल वैल्यू में रहेगा, राइट। 1.8 एटम बोलेंगे तो एटम भी जब भी रहेगा। वैसे ही किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में अगर सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल पार्टिकल अगर रिस्पॉन्सिबल है, एक ही पार्टिकल अगर इन्वॉल्व हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। और वैसा कोई एलिमेंट्री स्टेप जिसमें 2 पार्टिकल इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में पार्टिकल आपस में कोलाइड होता है तब प्रोडक्ट देता है, राइट। तो कोई भी एलिमेंट्री स्टेप जिसमें 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे?
और तीन आपस में कोलाइड किया तो तीन मिलकर कोलाइड किया कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? टेरमोलिकुलर। ट्राई ही बोलेंगे बट उसको अच्छे से बोला था टेरमोलिकुलर, राइट। चार कोलाइड किया और तब प्रोडक्ट दिया तो क्रैश कोर्स वाले बच्चे आगे पहले मत बोलिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। टेट्रा होता ही नहीं है, मैक्सिमम टेरमोलिकुलर ही होता है। मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी तीन ही होता है, राइट। आज उसके बाद आज से अभी तक तीन से ज़्यादा मिला ही नहीं है। तो सर जो बैलेंस रिएक्शन करते हैं उसमें तो 20-20 मॉलिक्यूल कोफिशिएंट जोड़ेंगे तो 20-20 होता है, वो भाई बैलेंस कर रहे हैं। बट रिएक्शन में जब प्रोडक्ट होता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है प्रोडक्ट देने के लिए, तो मैक्सिमम 3 मिला है, राइट। तो सर ऐसा क्यों, 4 मॉलिक्यूल एट अ टाइम कोलाइड क्यों नहीं किया? तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ऐसे सोचिए आपको कोई मूवी देखना है और आप अकेले निकल गए, किसी से नहीं पूछना है, गए टिकट लिए देख लिए, दो फ्रेंड के बीच में प्लानिंग बना, देन जैसे ही फर्स्ट फ्रेंड निकला है तो दूसरे को कॉल कर रहा है और दूसरा बोल रहा है रुको 2 मिनट, पापा अभी ऑफिस आ रहे हैं। तो इसका डिपेंडेंसी उस पर हो गया, राइट। अब 3 मिल गया तो कहानी खत्म। ए बी को कॉल करेगा, बी सी को, सी ए को, देयर इज ए कन्फ्यूजन और मूवी का ट्रेलर छूट गया, राइट। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है तो डिपेंडेंसी भी तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ए बी और सी और तीनों को एक ही बार में आके कोलाइड करना पड़ेगा। ये दोनों आके कोलाइड किया, ये पहुंचा ही नहीं, और तीन जब तक तीनों नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। दिस इज द वजह कि मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी 3 होता है, करेक्ट। इसका मतलब रिएक्शन का नाम मॉलिक्युलरिटी के हिसाब से देना हो तो यूनिमोलिकुलर हो सकता है, बाइमोलिकुलर हो सकता है और मैक्सिमम टेरमोलिकुलर हो सकता है, टेट्रा नहीं रहता है, ठीक है। तो सर 2.5 बोल सकते हैं, 2.5 मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग एट ए टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग एट ए टाइम। तो या तो किसी से कोलाइड नहीं करे, अकेले रिस्पॉन्सिबल हो, यानी तो जब भी कोलाइड करेगा तो ये बोलेंगे ना 2 पार्टिकल कोलाइड किया, 3 पार्टिकल कोलाइड किया, ये तो नहीं बोलेगा 2.5 पार्टिकल कोलाइड किया, राइट। इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू होता है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 केमिस्ट्री में मैक्सिमम, करेक्ट। ओके एवरीवन, तो मेरा जो RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसमें हाउ मेनी पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कार्बोकटायन एंड लिविंग ग्रुप L-, R+ एंड L-, एक ही पार्टिकल ना, RL। दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यहां देखते हैं, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देखने के लिए हम लोग RDS का, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देखने के लिए RDS में कितना पार्टिकल इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट साइड में वो देखते हैं कितना पार्टिकल इन्वॉल्व था। ओनली 1 पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कार्बोकटायन एंड लिविंग ग्रुप, राइट। दैट्स वाई मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 1। Therefore, this pathway is called yes देखिए ये मेरा फर्स्ट स्टेप है सहवाज। तो का R+ और L- देने के लिए क्या इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलने का रिक्वायरमेंट है या अकेले रिस्पॉन्सिबल है R+ L- देने के लिए? इसका मतलब इसका हर मॉलिक्यूल अपना R+ L- अलग प्रोड्यूस करेगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और ये मेरा एलिमेंट्री स्टेप है। इसका तो ओनली 1 मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग R+ एंड L-। तो यहाँ पे इस स्टेप में हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ RL सबस्ट्रेट आर इन्वॉल्व? 1 पार्टिकल एट ए टाइम, 1 पार्टिकल एट ए टाइम, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट एलिमेंट्री स्टेप में, यहाँ देखना है एलिमेंट्री स्टेप में, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री स्टेप आर कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। बोलिए मेरे साथ,
नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्विंग। तो सर पता कैसे चलेगा, कोफिशिएंट देख लीजिएगा। तो इसका स्टेप का में इसका कोफिशिएंट कितना था, 1। इसका तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन्वॉल्विंग एट ए टाइम, इसका तो बहुत सारा पार्टिकल जा सकता है, बट एट ए टाइम एक मॉलिक्यूल के लिए 1, राइट। दैट्स वाई इसका मॉलिक्यूलिटी कितना रहेगा। सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलिटी क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलिटी, सेकेंड स्टेप में हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन्वॉल्विंग, 2 पार्टिकल, एक R प्लस और Nu माइनस, राइट। तो सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलिटी क्या होगा, 2 होगा। बट रिएक्शन का नाम जो मेरा RDS का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का नाम मॉलिक्यूलिटी के अकॉर्डिंग कर देना है, तो सर मॉलिक्यूलिटी क्या सबका हो सकता है, हर एलिमेंट्री स्टेप का अपना खुद का मॉलिक्यूलिटी होता है, हर एलिमेंट्री स्टेप का अपना अपना मॉलिक्यूलिटी होता है, राइट। क्योंकि हर स्टेप को देखेंगे तब ना पता चलेगा, इस स्टेप में नंबर ऑफ पार्टिकल इतना कोलाइड किया, उस स्टेप में नंबर ऑफ पार्टिकल इतना कोलाइड किया, राइट। इसका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री स्टेप हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलिटी, राइट। इसका मतलब मॉलिक्यूलिटी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री स्टेप, नॉट फॉर नेट रिएक्शन, राइट। नेट रिएक्शन में पता चलेगा क्या कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग एट ए टाइम। ये बहुत बड़ा बात समझाती है, एक्चुअली ये बात केमिकल काइनेटिक्स का है, फिजिकल केमिस्ट्री का, बट यहाँ पे मुझे लगेगा इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम लोग RDS का मॉलिक्यूलिटी को पकड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो फास्ट है उसका मॉलिक्यूलिटी नहीं होगा, हर एलिमेंट्री स्टेप का मॉलिक्यूलिटी होता है, बट रिएक्शन का नाम किसके अकॉर्डिंग दे रहा है, RDS के मॉलिक्यूलिटी के अकॉर्डिंग, समझे स्टूडेंट। तो आपका RDS का मॉलिक्यूलिटी कितना है, 1 कैसे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना था, 1 था। और सेकेंड स्टेप में R प्लस और Nu माइनस का भी कोफिशिएंट 1 लिया है, राइट। तो सेकेंड स्टेप में हाउ मेनी पार्टिकल कोलाइडिंग एट ए टाइम, 2। तो सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलिटी क्या है, 2 है, राइट। देयरफॉर दिस पाथवे इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, आगे बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एस। 1 स्टैंड फॉर व्हाट, 1 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलिटी ऑफ दिस पाथवे, करेक्ट। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि दिस SN1 तो बोल रहे हैं, बट 1 स्टैंड फॉर व्हाट, तो क्या बोलना है, 1 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलिटी ऑफ दिस पाथवे। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलिटी ऑफ विच स्टेप, RDS, राइट। दिस 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। हो गया ना यहाँ तक, ओके। अब पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, इन SN1 व्हाट इज योर इंटरमीडिएट, इन यस इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, समझ गए, करेक्ट। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, लिखिए रेट कंट्रोलिंग फैक्टर इन SN1, अच्छा से हेडिंग बनाइए, रेट कंट्रोलिंग फैक्टर इन SN1। I will yes, hmm, 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 मतलब हाँ, तो SN1 रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ पोलर रिएक्शन। वो तो एक वाइड रेंज हो गया ना कि जहाँ पे पार्टिकल रहेगा। अब कोई पूछेगा SN1 रिएक्शन और लेस पोलर, नॉन पोलर या पोलर रिएक्शन, आपका आंसर क्या रहेगा, SN1 इज पोलर रिएक्शन, राइट।
मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, तो जो आयंस देगा NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ऐसा आवाज़, सर है, आयंस दे रहा है, राइट। तो पोलर रिएक्शन छोटा टर्म है या बहुत बड़ा टर्म हो गया, इसके अंदर बहुत सारा हो गया, राइट। इसका मतलब SN1 में अब तो आप ही कौन सा देना चाहिए था, ये तो मैं आपसे पूछता कि SN1 में चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, यस सर। क्या इसको पोलर रिएक्शन बोले, सर हाईली पोलर बोल दीजिए, कंप्लीट पोलरिटी राइट। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। मतलब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके यहाँ देखिए भाई, रिएक्शन को समझना है, रटना नहीं है। एक क्रैश कोर्स के मेरे स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हुए बोल रहे हैं सर रिएक्शन याद नहीं होता ऑर्गेनिक का, याद नहीं होता, उसको समझना पड़ता है इतना मेहनत करके। यहाँ देखिए समझ रहे हैं क्रैश कोर्स का स्टूडेंट। आज के बाद रेट कंट्रोलिंग फैक्टर, जब भी अगर मैं बोलूँगा व्हाट द रेट कंट्रोलिंग फैक्टर इन दिस पाथवे, तो ऑलवेज रेट कंट्रोलिंग फैक्टर के लिए कॉन्सेंट्रेट ऑन RDS, और RDS में जो हो रहा है ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ रेट कंट्रोलिंग फैक्टर। इस रिएक्शन को, इस स्टेप को देखिए, इसमें क्या क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसको मैं रेट कंट्रोलिंग फैक्टर में इंक्लूड कर लूँगा। इसका मतलब RDS को थोड़ा भी 1% से भी अगर आप इंक्रीज कर पाते हैं किसी भी तरीके से, तो ओवरऑल रिएक्शन बहुत ज़्यादा % से बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, पहला यहाँ देखिए, क्या ए एरो RDS का पार्ट है? इसका मतलब यस, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द पार्ट ऑफ RDS, राइट। और रेट तो हम लोग को, इसका मतलब है कि हम, मेरा सेकेंड स्टेप कितना फास्ट स्लो है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जिस भी फैक्टर से ये स्टेप फास्ट होगा, ये अगर फास्ट हो रहा है देन ओवरऑल नेट रिएक्शन फास्ट होगा, करेक्ट। आपका फ्रेंड कितना फास्टली बाइक लेके नेहरू स्टेडियम पहुंच गया, इसमें लुकआउट नहीं है। 10 प्लेयर पहुंच गया है, लेकिन जो सबसे स्लो वाला जो पैदल जा रहा है वो कितना फास्ट पैदल चलते हुए पहुंचता है, तब जाकर टीम कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि मेरा कोई एक रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, बट फास्ट हो ही नहीं पाएगा ना भाई। सेकेंड स्टेप फास्ट है, सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट, बट चाहकर भी आगे बढ़ पाएगा जब तक कि R+ नहीं आएगा। इसका मतलब सेकेंड स्टेप फास्ट होते हुए उसको डिपेंड होना पड़ा किस पे, तो सबसे इंटरेस्टिंग है जो सबसे स्लोएस्ट है वही सबको घुमा रहा है, पूरे रिएक्शन को कंट्रोल वो करके रखा है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट अब SN1 में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN1, राइट। इसको लिखवाएंगे, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN1। इट मीन्स अगर यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप है और जिसमें जो बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा, मान लेते हैं इसमें ऐसे दिया जाए RL1, अभी तक तो मुझे तो पता है ही नहीं कि लिविंग ग्रुप अच्छा खराब कैसे होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, L2 ग्रेटर देन L1 लिविंग कैरेक्टर, तो भाई ये जितना फास्ट होगा रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ये जितना फास्ट जाएगा उतना ही फास्ट तो ये स्टेप होगा। इसका मतलब कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप, इज इट द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप अफेक्ट SN1? यस, वाई सर, दिस इज द पार्ट ऑफ RDS, दिस इवेंट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, RDS। इसका मतलब है कि लिविंग ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ SN1, करेक्ट ना एवरीवन। तो नीचे एक पॉइंट बनाइए, सिंस रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द, कम से कम तो 20 बार बोलूंगा, सिंस रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN1, since removal of living group is a part of RDS of SN1, therefore character of living group, affect SN1 reactivity, therefore character of living group affect SN1 reactivity। और यहाँ देखना है RDS में, RDS का स्टेप में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना कुछ हो रहा है सब देखना है, करेक्ट। तो यहाँ पे तो देख लिए, नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे है, राइट।
एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN1। सब लोग यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये डेकेसी में इस पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ग्राफ बनाया हुआ। और ये स्टेप, ए रिएक्शन कितना स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में, राइट। यहाँ पे क्या है? RL, और एवरीवन जहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पे ग्राफ थोड़ा, यहाँ देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट या ट्रफ? इसको ट्रफ, इंटरमीडिएट ट्रफ पे एग्जिस्ट करता है। एक नया बात, इंटरमीडिएट के लिए क्या करेंगे? ट्रफ पे रखेंगे। इसका मतलब अगर 1 इंटरमीडिएट बन रहा है तो कितना ट्रफ बनाएंगे? 1 ट्रफ बनाएंगे, करेक्ट ना? और यहाँ पे रहेगा मेरा R+, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या रहेगा? RNU। तो सबस्ट्रेट से पहले कहाँ पहुँचे? इंटरमीडिएट पे, करेक्ट। और फिर इंटरमीडिएट से कहाँ पहुँचे? प्रोडक्ट पे। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो सर यहाँ पे क्या रहेगा? तो इंटरमीडिएट 2 क्रेस्ट के बीच में घिरा रहता है और वो है मेरा इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक इंटरमीडिएट से जस्ट पहले और इंटरमीडिएट के जस्ट बाद। ओल्ड बैच का स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब है कि 1 इंटरमीडिएट सराउंडेड बाय 2 ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और एक ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। जिनको ट्रांजिशन स्टेट का बात समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए यहाँ देखिए, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब डेल प्लस डेल माइनस के जैसा सिचुएशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या? डेल प्लस, और थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट के लिए, आप लोग तो समझ गए हैं, बट यहाँ देखिए बाकी के लिए आपको क्या लगता है? ये इस कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में ऑल ऑफ सडन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? इट इज़ स्लो रिएक्शन, नॉट इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन कि बम ब्लास्ट जैसा हो जाएगा, राइट। लाहे लाहे, राइट। तो बॉन्ड ब्रेक जो होगा, तो बॉन्ड ब्रेक का सिचुएशन ये रहेगा स्टूडेंट कि पहले बॉन्ड इलोंगेट करेगा, राइट। बोलते ही नहीं हैं। और किसके तरफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रहेगा? डेल माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल प्लस। तब जाकर ये ब्रेक होगा, करेक्ट। तो कार्बोकैटायन बनने का पहले का जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। जैसे इट इज़ काइंड ऑफ जो नेचुरल रबर है ना, जो हम रबर यूज़ करते हैं, नेचुरल रबर कुछ कुछ पैकेट बांधने के लिए, तो उसको तोड़ते हैं, तोड़ने का बीच में जब टूटता है तब बहुत ज़ोर से चोट लगता है, बट तोड़ने से पहले एकदम स्ट्रेच होते रहता है, करेक्ट। अब तब जाकर ब्रेक हो गया, समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होने से पहले का सिचुएशन क्या है? डेल माइनस डेल प्लस। तो डेल माइनस डेल प्लस वाले सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो नेक्स्ट सर, इंटरमीडिएट बनने से पहले का ट्रांजिशन स्टेट तो मुझे विजुअलाइज हो गया। इंटरमीडिएट बनने के बाद का सिचुएशन, तो भाई इंटरमीडिएट बनने के बाद का सिचुएशन सेकंड स्टेप में था, राइट। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप आपका कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो सर फर्स्ट स्टेप मेरा यहाँ से यहाँ तक हुआ, राइट, करेक्ट ना एवरीवन? फर्स्ट स्टेप सबस्ट्रेट से कहाँ तक? R+ तक। और सेकेंड स्टेप कहाँ से शुरू होता है? सर सेकेंड स्टेप तो अब Na माइनस का एंट्री होगा। सेकेंड स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, यहाँ से यहाँ तक, तो ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। और ये वाला कौन सा है? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है? R+ से लेकर प्रोडक्ट तक। और फर्स्ट स्टेप कहाँ से? सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट तक, कार्बोकैटायन तक, राइट। और 1 इंटरमीडिएट सराउंडेड बाय हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट? तो ऐसे याद रखिएगा, 1 ट्रफ सराउंडेड बाय 2 क्रेस्ट, और क्रेस्ट पे होता है ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बीच में जो रहता है ट्रफ, उस पर क्या रहता है? इंटरमीडिएट, करेक्ट। यस। नहीं, अभी वो आपको समझाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये मैंने जो दिखाया है
वो सही है या गलत है? ये ग्राफ ओल्ड बैच का स्टूडेंट सही है या गलत है? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ मुझे तो ए पाथ शॉर्ट लग रहा है, ए पाथ लॉन्ग लग रहा है, राइट? इसका मतलब मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा था कि क्या यही ऑब्जेक्टिव था एक्चुअली जेई मेन का कभी, इज इट दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 मैकेनिज्म? ये SN1 का एनर्जी प्रोफाइल का सही रिप्रेजेंटेशन इंडिकेशन मिलेगा? SN1 रिएक्शन का क्या सही रिप्रेजेंटेशन है? ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। इसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट स्टेप को फास्ट कर दिया और सेकेंड स्टेप को स्लो कर दिया। बट मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप स्लो है और सेकेंड स्टेप फास्ट है, राइट? इसलिए SN1 का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वजह ऐसे देखिएगा, कोई भी वैसा रिएक्शन जो यहाँ पे रुकना है, कोई भी वैसा रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, तो कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा स्टेप फास्ट है, उसके लिए सबस्ट्रेट से इसका क्रेस्ट का गैप देखिएगा। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप। और यहाँ देखिए इसे क्या बोलिएगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेप, करेक्ट ना? डिफरेंट स्टेप का डिफरेंट रेट कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंट स्टेप का डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। तो किसका एक्टिवेशन ज़्यादा है? सर इसका एक्टिवेशन ज़्यादा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अकॉर्डिंग टू दिस जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम उसका पाथ शॉर्ट, तो वो स्टेप फास्ट। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि सर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो आपने इसको ऊपर कर दिया है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप फास्ट हो रहा है और सेकेंड स्टेप स्लो हो रहा है। बट SN1 में क्या था? फर्स्ट स्टेप स्लो था और सेकेंड स्टेप फास्ट था। इसलिए मेरा SN1 का सही रिप्रेजेंटेशन एनर्जी प्रोफाइल का नहीं है, राइट? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर मिलेगा तो अब बन जाएगा स्टूडेंट SN1 का एनर्जी प्रोफाइल का। तो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट? इसमें मैंने क्या किया है, इस स्टेप में ए वाला बड़ा कर दिया है, इसके रेस्पेक्ट में इसको ऊपर रखा, राइट? और यहाँ पे क्या रहेगा? R प्लस। तो ये SN1 का एनर्जी प्रोफाइल का राइट रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। पढ़िए तो क्या बोलेंगे? रिएक्शन कोड मतलब रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रहा है, कैसे? ऐसे ऐसे मतलब क्या बन रहा है? सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। और यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। और एक किसका है? एक पोटेंशियल एनर्जी का है। किसी को यहाँ तक डाउट थोड़ा भी? चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसको हटाएं। अब मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, इज इट SN1 रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझे? फिर से क्वेश्चन, इज इट SN1 रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर कॉमा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल? क्यों नहीं? वेरी गुड सर, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो है ही नहीं। क्या वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में है? और R = K सबस्ट्रेट के पावर 1 है। इसमें न्यूक्लियोफाइल है क्या? तो न्यूक्लियोफाइल कौन, पहला बात न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट, इसको लिखवाएंगे बहुत ही आराम से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा हाइड्रोजन डेरिवेटिव तो इसी पे डिपेंड करता है। SN1 को हम लोग को समझना पड़ेगा, SN1 को SN2 को, राइट? और फर्स्ट टर्म में इस पे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था, इज इट SN1 रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब हाउ फास्ट इट अटैक ऑन द मॉलिक्यूल, राइट? स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कितना स्ट्रांग है,
कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कितना फास्ट वो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है, राइट। बट वो कार्बन पे कितना ज़्यादा, कितना फास्ट अटैक कर रहा है, कितना कम कर रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो आरडीएस का पार्ट में है ही नहीं। इसका मतलब है कि कैरेक्टर, कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ, इन सब बातों पे SN1 रिएक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रहा, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसका मतलब स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के लिए SN1 रिएक्टिविटी, बिकॉज इसे न्यूक्लियोफाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ आरडीएस, करेक्ट। तो इसको कंक्लूजन में क्या रहेगा कि SN1 रिएक्टिविटी, लिखिए कंक्लूजन, SN1 रिएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, SN1 reactivity does not depend on concentration and strength of nucleophile. SN1 reactivity does not depend on concentration and strength of nucleophile, because nucleophile is not the part of RDS of SN1. Because nucleophile is not the part of RDS of SN1. सही है ना? Yes, sir. यहाँ देखिए, इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, अब थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज करते हैं जाते आते। तो इसका मतलब है कि सर SN1 रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के नेचर और स्ट्रेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, क्या फ़र्क पड़ेगा SN1 पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। Yes. लेकिन सेकेंड मेरा लाइन इसमें रहेगा अभी जो लिखवाऊंगा, इवन इफ SN1 रिएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर भी वी टेक वीक न्यूक्लियोफाइल फॉर SN1। नहीं समझो मेरी बात को? मतलब SN1 रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, फिर भी अगर SN1 करवाना है देन वी प्रेफर लो कॉन्सेंट्रेशन एंड बिग न्यूक्लियोफाइल। तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो गया बात, राइट। अभी सर कुछ और बोल रहे हैं, अभी कुछ और बोल दिए, करें क्या? नहीं समझे? नहीं समझे। एक्चुअली बात यह था कि जब तक SN1 होना है, जब तक SN1 होगा तब तक उसे कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। बट सवाल, जिस कंटेनर में, जिस सॉल्यूशन में RL रहेगा, करेक्ट, जिस सॉल्यूशन में सबस्ट्रेट रहेगा वहाँ ही तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। और न्यूक्लियोफाइल, अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मुझे एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो वेट करे फॉर राइट टाइम कि कार्बोकटाइन बनेगा तब जाकर मैं उससे अटैक करूँगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे लिया, और हो सकता है कि इनिशियल से अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो कार्बोकटाइन बनने का वेट करेगा या पहले ही अटैक कर देगा। Yes. और यस, तब हो जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ, और दे देगा SN2। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो देयर इज ए रिस्क विथ SN1 कि SN1 के साथ साथ SN2 भी होना शुरू हो जाएगा, राइट। Yes, sir. इसका मतलब जब तक, इसलिए अभी भी मैं अपने पॉइंट पर स्टिक हूँ कि जब तक SN1 होगा, SN1 अगर हो रहा है, आगे चल पढ़ाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारा ऐसा होता है, 70% SN1 होता है तो 30% SN2 भी होने लगता है। दिस इज द रीजन कि अगर SN1 करवाना है तो इवन इफ SN1 रिएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बट वी प्रेफर लो कॉन्सेंट्रेशन एंड बिग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज substrate and nucleophile present in the same solution, and if we take high concentration or a strong nucleophile then it also goes through the SN2। मतलब न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग को जाना साथ साथ, मतलब कोई और पाथ ले लेगा, SN1 की तरफ जाएगा ही नहीं, SN2 की तरफ जाने लगेगा। अब क्लियर हुआ? Yes, sir. इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो वेट करे फॉर व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और जो कार्बोकटाइन बनने का वेट ही नहीं करेगा तो SN1 नहीं देगा। तो स्ट्रॉन्ग लेने से नेक्स्ट, तो सर ऐसा करते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, बट अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे और हाई कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे
देखते हैं कभी कभी अगर इफेक्टिव आदमी ऑफिस में नहीं है काम करने वाला, मतलब बहुत स्किल नहीं है या उससे बहुत लेजी है, बहुत काम नहीं होता है और उसी टाइप का सब है, तो क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा दीजिएगा, राइट। Yes. सब मिलकर भाई थोड़ा थोड़ा करो, तब तो ज़्यादा दिखेगा। वैसे ही समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कम हो, वीक हो और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा करना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से ही मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस स्टेटमेंट से अभी लिखवाएंगे नहीं ताकि आप लोग को याद रहे। कौन सा, न्यूक्लियोफाइल जो अभी लिखवाए हैं, इवन इफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN1 बट वी प्रेफर व्हाट, ए लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के इतना। और लास्टली की पॉइंट इज दैट पूरे रिएक्शन का सबसे कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा है, इसलिए अपने जितने भी मित्रगण हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं तो अभी ग्रुप में लिखूंगा ही, प्लीज़ उनको मोटिवेट कीजिए रिएक्शन में क्लास ज्वाइन करने के लिए। ये भाई गायब हो जाएगा तो उनको हर रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जितना भी रिएक्शन में मैं बात बोलने वाला हूँ वो सारा यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वहाँ पे रिएक्शन आपके लिए, अगर यहाँ समझ गए तो वहाँ पे रिएक्शन आपके पानी हो जाएगा, यहाँ नहीं समझे तो ऑर्गेनिक बन जाएगा इनऑर्गेनिक, और फिर रटते रहिएगा। ये वही तो रट भी सकते हैं, इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटी है। हाँ।